राजनीति के जादूगर खोलेंगे पिटारा। युवाओं को मिलेगा नौकरियों का तोहफा। शिक्षा, उच्च शिक्षा को क्या मिलेगा? कोरोना काल में कारोबार हो चुके हैं बर्बाद। कारोबारियों पर कैसे राहत बरसाएगी सरकार? स्मॉल इंडस्ट्री को खजाने से क्या मिलेगा? टूरिज्म इंडस्ट्री पर मेहरबान होंगे गहलोत। महंगाई पर कैसे लगाम लगाएगी सरकार? पेट्रोल डीजल पर वैट में मिलेगी राहत। किसानों पर मेहरबान होगी सरकार। बजट में लीक से हटकर फैसले। गहलोत सरकार से क्या मांग रही है जनता? नमस्कार, आप देख रहे हैं जी राजस्थान। मरुधरा मांगे मोर। आज चर्चा सिर्फ इसी बात की करेंगे। मैं आशीष चौबे और मेरे सहयोगी सुमित। बिल्कुल, आज बात करेंगे कि आखिर क्या कुछ निकलेगा। वित्त मंत्री के तौर पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पिटारे से प्रदेश की जनता को आखिर क्या कुछ मिलने वाला है। रास्ते आसान होंगे, उद्योगों के लिए क्या कुछ होगा, जेब पर कहीं भारी एक बार फिर से बजट तो नहीं पड़ेगा। ये वो तमाम चीजें जिनका आप आज इंतजार कर रहे हैं। बस चंद घंटों के इंतजार के बाद राजनीति के जादूगर अशोक गहलोत का पिटारा खुलने जा रहा है। कोरोना काल में अर्थव्यवस्था की सेहत बेहद खराब है। ऐसे में सबकी नजरें हैं गहलोत अर्थव्यवस्था की इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए क्या कदम उठाते हैं। जाहिर तौर पर महंगाई, पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतें, कोरोना संकट के बीच जो बेरोजगारी बढ़ी है। 5 तस्वीरें फिलहाल हम देखते हैं। चिकित्सा, पर्यटन, रोजगार, कारोबार और शिक्षा, ये पांचों ऐसे की पॉइंट्स हैं एक अर्थव्यवस्था के। अगर ये बेहतर हो जाए तो आम आदमी की स्थिति बेहतर हो जाती है। चिकित्सकीय सेवा के लिए लगातार कदम उठाते रहे हैं, चाहे वो स्वास्थ्य मंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो। लेकिन प्रावधान और क्या किए जाएं, कैसे बेहतर कर दिए जाए सरकारी अस्पताल, कैसे पीएचसी और सीएचसी में और ज्यादा बेहतर सुविधाएं होनी चाहिए। सरकारी स्तर पर निःशुल्क इलाज की या दवाओं की व्यवस्था तो है, लेकिन और ज्यादा क्या हो सकता है इसमें प्रावधान, इस पर पूरा फोकस होगा राज्य सरकार की जिम्मेदारियों के हिसाब से। पर्यटन की बात, चरमरा गई पूरी इंडस्ट्री, लेकिन पर्यटन उद्योग को दोबारा से रिजुविनेट कर सकें, रिवाइव कर सकें, उनके रिवाइवल के लिए क्या प्रावधान हो सकते हैं ये भी देखना होगा। तमाम बेरोजगार लगातार अपनी भर्तियों के लिए आगे बढ़ते रहे हैं सुमित, और निश्चित रूप से मुझे लगता है ये बहुत बड़ी व्यथा भी रही है। और बजट से पहले एक अच्छी खबर भी आई कि उन पर जो है मनाने में बेरोजगारों को कामयाब रही है फिलहाल सरकार। बजट से पहले बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी, यह भी इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। विधानसभा में सुबह 10 बजे विधायक दल की बैठक यहां पर विपक्ष की होगी। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया अध्यक्षता करेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी बैठक में शामिल होंगी। विधायकों की चिट्ठी मामले पर भी बैठक में चर्चा होगी। लगातार इसकी चर्चा जो है वो हो रही है। बिल्कुल, और जाहिर तौर पर जब भी बजट आता है तो विपक्ष के तौर पर जो भी राजनीतिक दल है वो अपने स्तर पर अपने विधायकों के बीच में बैठक करता है, ताकि जब सदन के भीतर फ्लोर पर रखा जाएगा, बजट जब पढ़ा जाएगा वित्त और मुख्यमंत्री की तरफ से एक तरीके से, तो वो अपना क्या आचरण करेंगे। क्योंकि जब भी बजट भाषण पढ़ा जाता है उस वक्त तो खामोश रहता है विपक्ष, लेकिन उसके बाद हो हल्ला शुरू हो जाता है। कई बार बजट के जब भाषण में तमाम बातें कही जाती हैं उसी बीच में भी हल्ला शुरू हो जाता है। अब ये प्रोटोकॉल से, जैसा आशीष ने यहां पर कहा कि विधानसभा में आज जब बजट रखा जाएगा उससे पहले जो
विधायक दल की बैठक है विपक्ष की, वो की जा रही है, लेकिन इसमें महत्वपूर्ण चीज जिसे मेंशन भी हम लगातार यहां पर कर रहे हैं, वो लेटर बम जिसे लेकर इस वक्त बीजेपी में हलचल मची है, इस पर लगातार अपडेट आपको देते रहेंगे। फिलहाल बजट को लेकर हलचल पूरी तरीके से तेज है। ग्राउंड जीरो से जी मीडिया संवाददाता हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, क्योंकि जनता और व्यापारी वर्ग क्या उम्मीद कर रहा है, ये वो तमाम चीजें हैं जो अभी समझनी जरूरी है। अंकित हमारे साथ यहां पर जुड़ रहे हैं, जी मीडिया संवाददाता अंकित, क्योंकि हमने कल भी इस पर बात की कि उम्मीदें बहुत ज्यादा हैं और कैसे अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाया जाएगा, चुनौती भी है कहीं ना कहीं। किस तरीके से इस चुनौती से पार पाएंगे मुख्यमंत्री? बिल्कुल, राजस्थान बजट की सबसे बड़ी कवरेज जी राजस्थान कर रहा है और हर उस मुद्दे पर, हर उस पहलू पर लोगों की राय जान रहा है और सरकार क्या करने जा रही है वो भी दिखा रहा है। सहयोगी मनीष मेरे साथ हैं, मैं कहूँगा कि एक पूरा पैनल हमारे साथ है जो प्रदेश में विभिन्न सेक्टर के लिहाज से अपने अहम राय का योगदान रखता है। तमाम लोग हमारे साथ हैं, सभी का स्वागत जी राजस्थान के इस मंच पर। लक्ष्मी जी हैं हमारे साथ, प्रशांत जी हैं, सौरभ जी, CL यादव जी, मनीष जी, तपेंद्र जी, नीलम जी और आशीष जी, तमाम हमारे लोग साथ हैं। सबसे पहले एक पॉलिटिकल प्रतिक्रिया, बजट जो है वो एक तरह से पार्टी का मैनिफेस्टो होता है। बजट की कितनी ही बातें हो, लेकिन अगर पार्टी मैनिफेस्टो लागू हो जाए तो प्रदेश और देश का विकास संभव है। आप क्या कहेंगे? जैसा आप बता रहे हैं कि ये मैनिफेस्टो है, तो हम कोशिश करेंगे कि ये एक्चुअली विधानसभा के अंदर है, तो मैनिफेस्टो की तरह खाली घोषणाएं नहीं हों, धरातल पर आना चाहिए। आप देखिए राजस्थान कई कारणों से, चाहे पेट्रोल डीजल में वेट ले लें, चाहे इलेक्ट्रिसिटी की दरें ले लें, चाहे रोड में जो व्हीकल है उनका टैक्स ले लें, चाहे रजिस्ट्रेशन ले लें, इन सब गलत कारणों से राजस्थान चर्चा में है। यहाँ पे जो रेट्स है वो सर्वाधिक हैं। तो हम चाहते हैं कि जनता को राहत मिले ताकि इन सेक्टर में रियल ग्रोथ हो। और साथ ही जो अनएम्प्लॉयमेंट का मुद्दा है, देखिए घोषणा होने से कुछ मतलब नहीं है। देखिए नेक्स्ट बजट जब आए नेक्स्ट ईयर का, तब तक सरकार ये आश्वासन नहीं दे बल्कि इसको क्रियान्वित करे कि किसी तरह से जो भी नौकरियां हैं, आप देखिए पिछले 2 सालों में सरकार ने 12 भर्तियां बंद कर दी हैं। बातचीत जारी रखेंगे। 2 अहम मुद्दे आपने उठाए हैं। कारोबारी इस कोरोना महामारी में अपनी जीवटता के लिए जाने गए और ख़ास तौर पर उन्होंने तमाम, जब लॉकडाउन के बाद इंडस्ट्री शुरू हुई और रोजगार की बात करें, उनको वेतन की बात करें, सहयोगी रवैया रहा। बजट में सरकार से क्या सहयोग चाहेंगे? सबसे बड़ा सहयोग जो गवर्नमेंट से चाहिए मेडिकल सेक्टर के अंदर, हेल्थ सेक्टर कोविड के बाद बहुत हाईलाइट हुआ है, बट ये एक अपॉर्चुनिटी है सरकार को कि इसको कैप्चर करे। मेडिकल टूरिज़्म एक चीज़ है, दूसरी चीज़ है मेडिकल टेक्नोलॉजी पार्क, जो कि बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी है राजस्थान को पूरे नॉर्थ इंडिया में इस्टेब्लिश करने के लिए। इससे बहुत ही ज़्यादा रेवेन्यू आता है सरकार के लिए, बट सरकार को सिर्फ टाइम टेबल वाइज इस पे इम्प्लीमेंटेशन करना होगा, यही एक हमेशा कमी रही है। बाद में जानेंगे कि किस किस तरह से सरकार कर सकती है, लेकिन इतना है कि मेडिकल के लिहाज से स्वास्थ्य का बजट जो है वो 25 से 30% इस बार बढ़ने की संभावना है। लक्ष्मी जी, छोटी प्रतिक्रिया शिक्षा पे। सर, राज्य सरकार ने, केंद्रीय सरकार से भी हमें कोई शिक्षा को लेकर नहीं मिल रहा है। राज्य सरकार से उम्मीद है कि कोरोना काल को देखते हुए उन्होंने अभिभावकों का, बच्चों का, किसी की भी हित का नहीं छोड़ा है। अभी भी स्कूल ओपन किए जा रहे हैं, जिसमें नर्सरी क्लास के बच्चों को भी बुलाया जा रहा है। 6 से 12 जो बच्चों की स्कूल में ओपन करे गए, उसमें कोई भी सहमति लेटर नहीं गया है। मेरे बच्चे खुद जा रहे हैं, 5 दिन से रेगुलर जा रहे हैं और सहमति लेटर मैंने खुद रखा गया। क्या उन्होंने कार्रवाई करी स्कूल में? बजट में जो प्रावधान हो वो बच्चों की सुरक्षा के हिसाब से और उसमें भी रहे। नीलम जी, बहुत अहम हो जाता है महिला एंटरप्रेन्योरशिप, और जाहिर है जब उद्यमिता की बात हो और महिला जब इस उद्यमिता के क्षेत्र में हो तो प्रबंधन भी बेहतर रहता है। आप क्या चाहेंगे, गहलोत सरकार का बजट प्रबंधन कैसा रहे? देखिए, एज ए 40 फीमेल विंग से जब मैं महिलाओं के उद्यमी की बात करती हूँ तो ट्रेड इंडस्ट्रीज़ की जितनी भी छोटी छोटी महिलाएं जो अपने घर से या फिर उन व्यवसाय में इन्होंने स्टार्टअप जो शुरू करा था, छोटे छोटे MSME सेक्टर हैं, तो मेरी यही रिक्वेस्ट है अशोक गहलोत से कि हमारे लास्ट 2 ईयर से 3 ईयर से जितना भी इम्पैक्ट हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर और महिलाओं के बेरोजगार पे आया है, तो रोजगार के नए अवसर उन लोगों के लिए खोले। और कहीं ना कहीं जितने ज़्यादा टैक्सेस लगा रहे हैं तो हम लोग उससे डरते हैं कि टैक्सेस बढ़ने के चलते कुछ भी नया व्यवसाय हम शुरू नहीं कर सकते। तो उस पर हमें अच्छी बात कही है इन्होंने कि नया टैक्स ना लगे। गहलोत सरकार के सामने जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को वित्त प्रमुख सचिव अखिल अरोड़ा और पृथ्वीराज समेत टीम ने जब बजट सौंपा तो मुस्कान बता रही थी कि बजट में कुछ खास है। आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरह के प्रावधान आप मानते हैं कि इस बजट में हो सकते हैं?
ऐसा होना चाहिए सर मेरे हिसाब से कि किसानों के लिए, कृषि के लिए पानी की व्यवस्था होनी चाहिए। आज जो किसान हमारे जिन क्षेत्रों में पानी व्यवस्था नहीं है, उनके लिए, किसानों के लिए पानी की व्यवस्था होगी तो ये देश आगे बढ़ेगा और राज्य आगे बढ़ेगा। पानी की व्यवस्था और खास तौर पर कृषि सेक्टर में नवाचार भी जरूरी है। खाद बीज क्वालिटी के हों और सबसे अच्छी कि क्या फसल उस जमीन में अच्छी उपज दे सकती है, उस पर बजटीय प्रावधान हो। आपसे भी जानेंगे किस तरह के प्रावधान आप मान रहे हैं इस बजट में प्रस्तावित है, क्योंकि एक समेकित बजट पेश करने की चुनौती भी है। बजट के अंदर इस समय जैसे कि अपने वैट से संबंधित काफ़ी अनियमितताएं अभी, मतलब अभी भी डिमांड्स बहुत ज़्यादा पेंडिंग्स पड़ी हुई हैं। तो चाहते हैं कि उम्मीद है सीएम साहब से कि वो इस बजट में एमएसटी स्कीम लाएं जिससे कि व्यापारियों कारोबारियों को लाभ मिले। उनमें पॉइंट वाइज अगर हम बात करें तो क्या चीज़ ऐसी शामिल करें, कितने तक के मामले शामिल करें? सर उसमें लगभग क्या बहुत छोटी डिमांडें भी खड़ी हुई है और बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी डिमांडें भी खड़ी हुई है। तो उसमें है कि जो मिसमैच, एमनेस्टी स्कीम आएगी और मिसमैच की जो समस्या है वो इसमें दूर हो सकेगी। आपकी राय भी सरकार के लिए महत्वपूर्ण रखती है यादव साहब, क्या चाहेंगे और क्या उम्मीद है इस बार जो इस गहलोत सरकार के टर्म में बजट में होने जा रही है? माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी का ये तीसरे कार्यकाल का तीसरा बजट है और ये बजट ऐसा बजट है जो आने वाला भविष्य राजस्थान का क्या होगा उसके लिए है। वैसे यदि गहलोत सरकार की बात करें या कांग्रेस सरकार की बात करें तो हमेशा इनका रोजगार के ऊपर फोकस रहता है, हर पेट को रोटी मिले उसके लिए फोकस होता है, निरोगी राजस्थान बने जिसके लिए इन्होंने जनता के लिए दवा योजना में बजट भी बढ़ेगा। हाँ, यानी कि ये बजट होगा 8 करोड़ राजस्थान की जनता की संभावनाओं का बजट, राजस्थान के विकास का बजट, दूरगामी विकास का बजट होगा जिसके लिए माननीय मुख्यमंत्री संकल्पबद्ध है, कांग्रेस पार्टी संकल्पबद्ध है और ये एक नई संभावना राजस्थान को देगा। आपको लगता है वित्तीय घाटा बढ़ रहा है, कर्ज ले रही है सरकार, तब भी तमाम चीजें कर पाएंगे? हाँ, ये संकल्पबद्ध है कि राजस्थान को एक विकसित राज्य बनाना है। कि संकल्प है, चुनौतियां भी हैं, मानेंगे नहीं, खैर मानना होगा, क्योंकि जाहिर है एक छोटा सा आंकड़ा मैं यहाँ पर दे दूं, 85,000 करोड़ राजस्व आना था और करीब 55,000 करोड़ सरकार के खाते में आया है, यानी कि एक बड़ा गैप है। वहीं सरकार कर्जे भी ले रही है, 40,000 करोड़ का कर्ज ले चुकी है और आने वाले दिनों में करीब 6 से 7,000 करोड़, क्योंकि 31 मार्च 2021 तक यह करंट फाइनेंशियल ईयर है, तब तक कर्ज की संख्या और बढ़ेगी। जाहिर है कर्ज के साथ साथ वित्तीय प्रबंधन बजट में दिखेगा, हालांकि कोशिश सरकार की रहती है। युवा उम्मीदों से भरपूर रहता है और वो युवा जो स्टार्टअप कर, स्वरोजगार कर, अपने संसाधन विकसित कर लोगों को रोजगार देता है। आप क्या चाहेंगे, राजस्थान की सरकार, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत क्या करें और क्या होना चाहिए? हमारे जैसे कुछ स्टार्टअप्स के लिए डेफिनेटली गवर्नमेंट को कुछ नई स्कीम्स लेकर आनी चाहिए। जैसे कि लास्ट गवर्नमेंट ने काफ़ी कुछ स्टार्टअप्स के लिए किया था, तो सेम बेसिस पे इस गवर्नमेंट को भी और स्टार्टअप्स को आगे मोटिवेट करना चाहिए, सो दैट जो इनोवेटिव प्रोडक्ट्स एंड सोल्यूशंस हम लोग लेकर आ रहे हैं उन्हें हम लोग और कंप्लीट ऑडियंस के लिए यूज़ कर सकें। एंड जिस तरीके से अभी जो चेंज आ रहा है, चाहे आप सिक्योरिटीज़ में देखिए, साइबर सिक्योरिटीज़ में देखिए, जिस तरीके से लोगों के साथ साइबर क्राइम्स हो रहे हैं, तो डेफिनेटली कुछ और रोबो सर्विसेज लेकर आनी चाहिए, नए प्रोडक्ट्स लेकर आने चाहिए, सो दैट इस पर्टिकुलर जो इतना बड़ा स्कैम्स वगैरह हो रहे हैं इन्हें किसी तरीके से रोका जाए। बिल्कुल, साइबर क्राइम पर नीलम जी की प्रतिक्रिया लेंगे, लेकिन सबसे पहले चर्चा आपके साथ आगे बढ़ाएंगे, चर्चा आपके साथ बढ़ाएंगे, जो एक्सपर्ट्स हैं उनके जरिए और ज्यादा मंथन करने की कोशिश करेंगे। लेकिन जो बजट के साथ में चुनौतियां हैं या फिर बजट को लेकर जो प्रावधान सरकार की तरफ से किए जा सकते हैं बड़ी चुनौतियों के बीच में, वो भी अपने दर्शकों को बताते हुए चले कि क्या कुछ चुनौतियां सुमित आज बजट के सामने दिखाई पड़ती हैं या सूबे के सामने दिखाई पड़ती हैं। मैं चाहूंगा कि एक एक करके हम लोग बताएं। बिल्कुल, यहां पर जो चुनौतियां हैं, अगर यहां पर बात करें तो अर्थव्यवस्था की बिगड़ी सेहत को इम्यूनिटी बूस्टर देना एक बड़ी चुनौती कहीं ना कहीं रहेगी। इसके अलावा बढ़ती महंगाई पर लगाम लगाने के उपाय करना भी इसमें से एक है। पेट्रोल डीजल की मार, जैसे जिस तरीके से आशीष ने भी यहां पर जिक्र किया, लगातार जो है मुश्किलें पैदा यहां पर कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी इस पर एक बड़ा बयान हाल ही में सामने आया है। आज उसे लेकर क्या कुछ वैट में कमी की जा सकती है, कुछ राहत दी जा सकती है, सरकार के सामने चुनौती रहने वाली है। जाहिर तौर पर कोरोना संकट काल कुछ ऐसा रहा है जिसने हर एक वर्ग को प्रभावित किया है। बेरोजगारी इसीलिए बढ़ी क्योंकि रोजगार छिन गया, जो छोटे मोटे व्यापारी थे उनका व्यापार बंद हो गया, तो इससे कैसे निपटेंगे। ये बेपटरी हुई जो अर्थव्यवस्था है उसको पटरी पर लाने के लिए क्या कदम होंगे, ये जिक्र होगा कहीं ना कहीं आज के बजट में। शिक्षा व्यवस्था को, वो अलग बात है कि हम ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से बच्चों को पढ़ा रहे हैं, लेकिन ऑनलाइन शिक्षा को आप एक स्थायी शिक्षा का मोड नहीं मान सकते। आपको फिजिकल क्लासरूम में दोबारा से नए प्रावधानों के साथ में बच्चों को भेजना ही पड़ेगा। लेकिन कोरोना काल के बीच में ये कैसे संभव होगा,
इसको लेकर बजट में क्या कुछ व्यवस्थाएं हो सकती हैं, यह भी देखना होगा। कारोबार की तरफ दरअसल रफ्तार धीमी हो गई। जो मध्यम वर्गीय कारोबार से जुड़े हुए कारोबारी थे, यानी कि मीडियम स्केल इंडस्ट्री से जुड़े हुए, एमएसएमई सेक्टर से जुड़े हुए, इनके लिए क्या कुछ व्यवस्थाएं और हो सकती हैं? क्योंकि यह कहा जा रहा था कि अगर आप कम पूंजी के साथ में अपना व्यापार शुरू करते हैं तो बहुत ज्यादा आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा। सिंगल विंडो सिस्टम देने की बात कही जा रही थी, एक छत के नीचे सब कुछ आपको मिल जाएगा, आपको बहुत ज्यादा डॉक्यूमेंटेशन पर काम नहीं करना पड़ेगा, टैक्सेशन पर बहुत ज्यादा काम नहीं करना पड़ेगा। तो ये इसमें कुछ नई तेजी दिखाई पड़ेगी क्या, मुझे लगता है सुमित। और पिछले साल से अटकी भर्ती प्रक्रियाएं, अभी बेरोजगारों की तरफ से जो है प्रदर्शन किया गया, उसे आज ही खत्म करवाया गया है। एक बड़ी चुनौती थी। नौकरियों की जो घोषणाएं क्या यहां होती हैं, उन वैकेंसीज को भरने के लिए सरकार क्या कुछ करती है, आय बढ़ाने के आकर कर्मचारियों की क्या कुछ जो मांगे रही हैं, वेतन विसंगतियां दूर करने को लेकर जो मांग रही है, उन्हें आखिर किस तरीके से दूर किया जाएगा, कोविड वैक्सीनेशन के लिए बजट में फंड देना, ये वो तमाम चुनौतियां हैं जिससे इस बजट में पार पाना होगा। और फिलहाल आखिर क्या कुछ जो है प्रावधान किए जाते हैं, कैसे ये उपाय जो है वो सरकार ढूंढती है, ये एक बड़ी चुनौतियों में से एक है। वही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बजट का फोकस आखिर किन चीजों पर रहने वाला है, उन पर भी हम फटाफट यहां पर एक नजर डाल लेते हैं। आखिर क्या वो चीजें होंगी जिस पर प्राइम इस वक्त नजर रखी जा सकती है, कोशिशें की जा सकती हैं। 4 विधानसभा क्षेत्रों का खास ख्याल रखा जाएगा। शिक्षा और खेल पर जो बजट है उसमें फोकस किया जा सकता है, ये कोशिश होगी फिलहाल। इसके अलावा जो टीएसपी एरिया का ख्याल है उसे भी विशेष तौर पर रखने की एक कोशिश इस बार बजट में हो सकती है। जाहिर तौर पर 4 विधानसभा का जिक्र आपने किया है सुमित, वो 4 विधानसभाएं, चाहे वो आपकी राजसमंद की हो सीट, सहाड़ा की सीट हो, वल्लभनगर की सीट हो, ये वो सीट हैं जहां पर उपचुनाव होना है। और हमने देखा कि बजट आने से पहले ही वहां के लिए बहुत बड़ी बड़ी घोषणाएं भी कर दी गई थी। वो अलग बात है कि इसके पीछे क्या कारण थे वो बताया गया। टीएसपी एरिया, जिसको लेकर लगातार हम कहते हैं कि आदिवासी क्षेत्र में क्या वाकई में विकास हो रहा है, इस पर पूरा फोकस होगा, क्योंकि ट्राइबल सब प्लान के तहत वो डेवलप किए जाएं एरिया, वहां के लोगों को मौका मिले, ये भी बात कहीं ना कहीं विशेष रूप से दिखाई पड़ती है। स्टेडियम लगातार अगर देखा जाए तो हमने देखा कि क्रिकेट को लेकर भी, चाहे वो आरसीए चीफ की तरफ से, वैभव गहलोत की तरफ से, खुद मुख्यमंत्री के सामने जाकर ये बातें रखना कि कैसे कैसे हम और बेहतर कर सकते हैं। इसके अलावा ट्रैक एंड फील्ड के जो बाकी गेम्स हैं उनके लिए आप कैसे एक इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकते हैं, कॉलेजेस स्तर पर, स्कूल स्तर पर कैसे बेहतर कर सकते हैं, लेकिन क्रमोन्नत भी करना है, उसकी भी घोषणाएं हो जाएंगी। अंकित तिवारी लगातार बने हुए हैं, जी मीडिया संवाददाता जयपुर में, बहुत सारे एक्सपर्ट उनके साथ में हैं, उनके पास सीधे चलते हैं। अंकित, सीधी सी बात है, एक आम व्यक्ति के लिए यही हो जाता है बजट कि भैया क्या खर्चा हमारे बढ़ जाएंगे या फिर कम हो जाएंगे, हमारे लिए सस्ता क्या हो जाएगा। बहुत सारे एक्सपर्ट आपके साथ में मौजूद हैं और श्याम सुंदर शुक्ला जी हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं, उनसे भी करेंगे चर्चा। लेकिन अंकित, सबसे पहले रिएक्शन आपके साथ में। बिल्कुल, खास तौर पर ये जो विषय है वो एक सीए से समझे तो ज़्यादा अच्छा रहता है। बजट का मतलब ये होता है कि अब ये महंगाई बढ़ेगी, इन उत्पादों पर घटेगी। आप क्या मानते हैं अभिषेक जी? जी, ऐसा लगता है कि बजट का मतलब ये नहीं है कि महंगाई बढ़ेगी या घटेगी। बजट में बहुत सारे प्रोसीजरल चेंजेस भी आते हैं। पर्टिकुलर इस बजट की अगर हम लोग बात करें तो राजस्थान सरकार जो मेन फोकस कर रही है वो एमनेस्टी स्कीम पे फोकस कर रही है, जिसमें न केवल पुराने वैट के मामले बल्कि एंटी टैक्स और एंटरटेनमेंट टैक्स के मामले हैं, वो भी सरकार समाप्त करने की कोशिश करेगी, ऐसा मेरा मानना है। साथ ही राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम्स है और जो स्टार्टअप स्कीम है उसमें राजस्थान सरकार बहुत बड़ा बजट ऐसा लेके आएगी इसमें, ऐसा मेरा मानना है। और एमएसएमई को स्पेशल सरकार फोकस करेगी। आपको ध्यान हो तो राजस्थान सरकार ने पहली बार एक नया स्कीम लेकर आए थे, इसमें 3 साल तक कोई भी एमएसएमई बिना रजिस्ट्रेशन कराए अपना बिजनेस कर सकता है। मुझे लगता है कि अब टाइम आ गया है उस स्कीम को आगे और एक्सपांड करें और ना केवल बिजनेस बल्कि बहुत सारी सब्सिडी सरकार इस बजट में एमएसएमई के लिए करेगी। यानी कि उम्मीदें तो हैं, लेकिन बात हम कर रहे थे उस युवा की जो सपने बुन रहा है, रोजगार के लिए पढ़ रहा है, सरकारी या निजी नौकरी, एक अच्छे पैकेज की उम्मीद में। प्रशांत हमारे साथ हैं, युवा हैं, क्या उम्मीदें हैं सरकार से, क्या सपने हैं, या कुछ ऐसा अलग हटके, लीक से हटके करे सरकार ताकि लगे कि हाँ युवाओं की सरकार है, अशोक गहलोत यूथ के लिए भी सोचते हैं? बहुत सारे युवा हैं जो सरकारी नौकरियों के पीछे लगे पड़े हैं, और तो उनको क्लियर किया जाए। लेकिन ना केवल सरकारी क्षेत्र, प्राइवेट क्षेत्र में भी ऐसे तमाम संभावनाएं राजस्थान के अंदर है, चाहे वो पर्यटन के क्षेत्र में हो, चाहे वो नवाचार के क्षेत्र में हो, चाहे वो एंटरप्रेन्योरशिप के क्षेत्र में हो। सरकार से देखना होगा कि वो अपने पिटारे से कितना क्या निकाल पाती है, कितना कुछ हमारे लिए लेके आ पाती है। इन परिस्थितियों में लगता है कुछ निकालेगी? ये बहुत अच्छी बेहतरीन परिस्थितियाँ हैं।
हाँ, बिल्कुल, उम्मीदें बनी रहनी चाहिए। एक सवाल जो आपने पूछा था, हमने सीए से पूरा गणित जाना था, लेकिन एक महिला से भी जानते हैं, क्योंकि घर का एक तरह से वित्तीय प्रबंधन या गृह मंत्री कहे वो ही रहती हैं, तो जाहिर है एक महिला के लिए चुनौती रहती है कि बजट आएगा तो अपने घर का बजट कैसे चलेगा। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? ये बिल्कुल सही है। जो बजट आता है उससे उम्मीद होती है कि वो कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ लेके आएगी जिसके कारण घर चलाने में सुविधा होगी। अभी जैसे पेट्रोल के दाम 100 रुपये से ऊपर पहुंच गए हैं। ये बात सही है कि गवर्नमेंट ने वैट थोड़ा घटा दिया है तो 100 से थोड़े से कम आ गए, लेकिन उसके कारण पूरा बजट, जो घर का बजट है, वो हिला हुआ है। इसलिए उम्मीद है कि इस बार जब सरकार बजट लेके आएगी तो कुछ ना कुछ रियायतें, स्पेशली शायद गैस के लिए या कुछ अदरवाइज सब्सिडी वो महिलाओं के लिए स्पेशली अनाउंस करेंगी। बिल्कुल, कह सकते हैं कि महंगी है दाल, महंगा है तेल, बजट का यही मेरी नज़र में खेल। आप क्या कहेंगे कि बजट की जो संभावनाएं हैं वो क्या खास रहनी चाहिए? जी, खास तो यही रहना चाहिए कि देखिए, जैसे पूरे इंडिया में आज अदर कंट्रीज़ के अगेंस्ट देखें, सभी के सामने देखें, तो हम लोग देखते हैं कि भी हेल्थ और जो एजुकेशन, दो जो फील्ड हैं, इनको हम बिल्कुल भी मजबूत नहीं कर पा रहे हैं। कोविड के वक्त में सभी को पता भी चल गया। तो इस समय हम तो मुख्य रूप से यही कहना चाहेंगे कि भी एक तो आर्थिक स्थिति कैसे मजबूत हो राजस्थान की, बार बार यही बातें आती है सामने कि भाई अर्थतंत्र मजबूत हो, शिक्षा और स्वास्थ्य तीनों विषय है, राज्य को सोचना चाहिए। और खास तौर पर जो बढ़ती हुई फीस है वो खास तौर पर। बिल्कुल अंकित, आएंगे आपके पास, आएंगे। हमारे साथ में हमारे खास मेहमान भी हैं, वरिष्ठ पत्रकार श्याम सुंदर शर्मा जी हैं। पहले नाम में मेरे से गलती हुई, इसके लिए माफी कर दीजिएगा मुझे। श्याम सुंदर जी, बहुत स्वागत है कार्यक्रम में आपका। और आज दिन भर इसी यही हलचल रहने वाली है। सुमित, मैं चाहूंगा कि एक सवाल जरूर बनता है अभी। बिल्कुल श्याम सुंदर साहब, हम चाहेंगे कि हमने चुनौतियों का यहां पर जिक्र किया, उन चुनौतियों में सबसे बड़ी जो है मुश्किल आप क्या मान रहे हैं कोरोना काल के बाद? देखिएगा, आज मौजूदा स्थिति में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सामने आर्थिक स्थिति को कैसे मजबूत किया जाए। राजस्व हमारे पास 85,000 करोड़ आना था, आया हमारे पास 35,000 करोड़, तो ऐसे हमने कर्जे ले लिए 40,000 करोड़। तो अब ये भी बात सही है कि 4 उपचुनाव हैं, वहां पर निश्चित रूप से विकास की गंगा बहाएगी सरकार, जिससे कि 4 सीटें उनको मिल जाए। और मेवाड़ में अब तक देखिए, आपने जोधपुर विकास प्राधिकरण बना दिया, अजमेर विकास प्राधिकरण बना दिया, तो अब उदयपुर विकास प्राधिकरण बनाने की बात भी आज कही जा सकती है मुख्यमंत्री के माध्यम से, जिससे कि पेराफेरी के क्षेत्र बढ़ जाएंगे। तो निश्चित से बल्लभनगर और जो चुनाव क्षेत्र है उसका भी कुछ क्षेत्र इसमें शामिल हो सकता है। तो आप देखिएगा, हम रेलवे लाइन की बात कर रहे थे, आदिवासी क्षेत्रों में कुछ और देने की बात कर रहे थे, तो उनको दिखाना पड़ेगा कि सरकार आपके साथ है। जिस प्रकार का विद्रोह आपको देखने को मिला था डूंगरपुर और उधर, जिस प्रकार से उनको कैसे संतुष्ट किया जाए, वहां कैसे विकास की को कैसे बढ़ाया जाए, तो दिखाने का प्रयास करेगी। क्योंकि पैसा नहीं है, इसकी बात है, केंद्र के माध्यम से हमको जितना मिलना चाहिए था, हमारे को 10,000 करोड़ जीएसटी का कम मिला है। तो मुख्यमंत्री जी कहेंगे ये बड़ी चुनौती है सर, जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, एक बड़ी चुनौती है। इनकम नहीं है आपके पास, लेकिन खर्च करने को लेकर कैसे वो चेक बैलेंस सिचुएशंस आप बनाएंगे। वही स्थिति है कि घर में कमाई कम हो रही है लेकिन खर्चे आपके जो के त्यों बरकरार है, उन्हें आपको मैनेज करना है, और यही आपके सामने सबसे बड़ी चुनौती है। इस पर चर्चा हम लगातार जारी यहां पर रखेंगे। अंकित हमारे साथ तमाम मेहमानों के साथ बने हुए हैं, श्याम सुंदर शर्मा साहब भी हमारे साथ यहां पर बने हुए हैं, बारीकी समझाएंगे इस बजट को आपको। और